नमस्कार दोस्तों, आपका स्टडी रूटीन चैनल पर स्वागत है। और आज हम करने जा रहे हैं हमारे पिछले प्रश्नों की सीरीज़ का पार्ट 3। तो पिछले कल तक हम लोगों ने 60 क्वेश्चंस तक पढ़ लिए थे और आज हम इसे आगे करते हैं। तो चलिए चलते हैं पहले प्रश्न पर। रासो ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए थे? तो रासो ग्रंथ लिखे गए थे डिंगल और पिंगल भाषा में। चारण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम है? तो चारण साहित्य रासो साहित्य का दूसरा नाम है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। डॉक्टर ग्रियर्सन एवं रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य के प्रथम काल यानी कि आदिकाल को चारण काल नाम दिया था। अगर हमसे सिंपल चारण काल पूछेंगे तो हमारे पास अगर ऑप्शन में दोनों होंगे तो हम ग्रियर्सन को ही लगाएंगे, पर चारण काल प्लस संधि काल दिया होगा तो हम रामकुमार वर्मा को लगा देंगे। इस काल में राजाश्रित कवि अपने आश्रयदाता राजाओं के पराक्रमपूर्ण चरित्रों तथा गाथाओं का वर्णन करते थे। यही प्रबंध परंपरा रासों के नाम से जानी जाती है, जिसे लक्ष्य करके इस काल को वीरगाथा काल भी कहा गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस काल की 12 रचनाओं का उल्लेख किया और जो कि रासो साहित्य के नाम से भी जानी जाती है। और इसके प्रमुख जो ग्रंथ है विजयपाल रासो नल्ल सिंह द्वारा कृत है, हमीर रासो शांगदर द्वारा कृत और खुमान रासो दलपति विजय, बिसलदेव रासो नरपति नाल्ह, पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई और परमाल रासो जगनिक। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है सिद्ध साहित्य के इतिहास में 84 वैष्णव यानी कि 84 सिद्धों की का उल्लेख सरहप्पा, शबरपा, लुइपा, विरूपा, डोम्बिपा, कणप्पा और कुकरिपा आदि सिद्ध कवि माने जाते हैं। और नाथपंथी योगी अलग जगाते हैं। नाथपंथी जिन ग्रंथों को प्रमाण मानते हैं उनमें सबसे प्राचीन हठयोग संबंधी ग्रंथ घेरंड संहिता और शिव संहिता है। गोरखनाथ द्वारा रचित कृतियां हैं हठयोग, गोरक्षनाथ, ज्ञानामृत, गोरक्षकल्प आदि। जैन साहित्य प्राकृत एवं संस्कृत भाषा में मिलते हैं। जैन साहित्य के लेखक अगरचंद्र नाहटा थे। जैन साहित्य जिसे आगम कहा जाता है, इनकी संख्या 12 बताई जाती है। आगम या फिर जो हमारे पास आलवार थे उनकी संख्या भी, आलवारों की संख्या भी 12 ही बताई जाती है ना। चलिए, निम्नलिखित में से कौन 84 सिद्धों में नहीं आते हैं? तो सिद्धों की एक बहुत बड़ी विशेषता है कि इनके एंड में क्या आता है? पापा आता है ना। तो पापा इसमें नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है ये नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिकाल में किस प्रकार का साहित्य लिखा जा रहा था? तो आदिकाल में कैसा साहित्य लिखा जा रहा था? आदिकाल में लिखा जा रहा था जनजीवन से हटकर राजाओं की वीरता का अतिरंजित वर्णन। जो कवि होते थे, जिस राजा के आश्रय में वो रहते थे, वहाँ पर वो उनकी ही वीरता का वर्णन करते थे। यहाँ तक कि युद्धों का सजीव वर्णन भी वो करते थे। थोड़ी उनमें कल्पना भी होती थी, है ना। बाकी कृष्ण भक्ति पर आधारित तो कृष्ण काव्य धारा जो भक्ति काल के अंदर आती है। निर्गुण की उपासना तो हमारे निर्गुण संत काव्य में हो गई है ना। चलिए, वीरगाथा कालीन रासो काव्य में निम्नलिखित में से किस विषय का वर्णन नहीं है? तो अगर हम रासो काव्य की बात करेंगे तो इसमें हमसे नहीं पूछा हुआ है कि रासो काव्य में निम्नलिखित में से किस विषय का वर्णन। आश्रयदाताओं का तिरंजनापूर्ण वर्णन बिल्कुल है इसमें। इतिहास और कल्पना का सम्मिश्रण, बिल्कुल इतिहास भी और कल्पना भी इन्होंने दर्शाई है यहाँ पे। कृष्ण लीला का प्रतिपादन बिल्कुल भी नहीं है। युद्धों का सजीव एवं कथ्यात्मक वर्णन है। तो कृष्ण लीला का वर्णन तो हमारे कहाँ मिलता है? कृष्ण भक्ति शाखा में। तो इसका ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, हिंदी साहित्य के 700 से 1400 ईस्वी के कालखंड को ग्रियर्सन ने क्या नाम दिया था? तो हमने काफी बार पढ़ लिया, ये चारण काल नाम दिया था। ठीक है, चलो एक नोट पढ़ लेते हैं हम। अधिकतर विद्वानों की कृतियों में ग्रियर्सन द्वारा काल विभाजन 700 ईस्वी से 1300 ईस्वी उद्धृत मिलता है, जिन्हें उन्होंने चारण काल कहा है। जबकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा पूछे गए इस प्रश्न में 700 ईस्वी से 1400 ईस्वी कहा गया है। ठीक है, चलिए, इसमें कभी 1300 भी होगा तो 1400 भी इसको मान सकते हैं हम।
वैसे 1400 ज़्यादा प्रामाणिक है। विसलदेव रासों में किस शैली का प्रयोग किया गया है? तो विसलदेव जो रासो है उसमें गेय शैली का प्रयोग किया गया है, जबकि विसलदेव रासों में अगर हम रस की बात करेंगे तो श्रृंगार रस प्रधान रस है। विसलदेव रासो मूलतः क्या है? एक मूलतः ये गेय काव्य है, इसके रूप में परिवर्तित होता रहा है। यह प्रेम एवं श्रृंगार से परिपूर्ण काव्य है, जिसमें भोज परमार की पुत्री राजमती और अजमेर के राजा चौहान बिसलदेव तृतीय, ये भी याद रखना है कि इसमें जो है बिसलदेव तृतीय का वर्णन किया गया है ना, पूछा जाता है इसमें। तो शुक्ल, अब बात करते हैं इनके विवाह का वर्णन है। देखो सबसे इसमें 4 खंड मिलते हैं, बिसलदेव रासों में 4 खंड है। तो सबसे पहला खंड है जिसमें विवाह होता है, दूसरे खंड में ये वियोग हो जाता है, ठीक है, और तीसरा मतलब कि दूसरे खंड में, हाँ जी, वियोग हो जाता है। तीसरे खंड में ये जो है विरह में ही लीन रहते हैं, ठीक है, और चौथे में क्या हो जाता है? इनका पुनर्मिलन हो जाता है। चलिए अब बात करते हैं, इस ग्रंथ की रचना नरपति नाला ने 1155 ईस्वी में की थी। बिसलदेव रासो आदिकाल की एक श्रेष्ठ काव्य कृति है। बिसलदेव रासो की श्रृंगार परंपरा का आदिकाल में ही अंत नहीं हो जाता है। विद्यापति से होती हुई परंपरा भक्ति काल में प्रेमाखन काव्यों तक पहुंची और कृष्ण भक्तों को भी प्रभावित किया। रीति काल में जाकर इसका सरस श्रृंगार काव्य के रूप में चरम विकास हुआ और विद्यापति रासों में हिंदी काव्य में प्रयुक्त होने वाला 12 मासा का वर्णन सबसे, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है यहाँ पे कि जो हमारे पास आता है कि हिंदी में सर्वप्रथम 12 मासा का वर्णन कहाँ मिलता है? तो 12 मासा का वर्णन विसलदेव रासों में ही सर्वप्रथम मिलता है। अगर हम अपभ्रंश की बात करेंगे तो विनय चंद्र सूरी की नेमिनाथ चौपई में जो है अपभ्रंश में जो 12 मासा का वर्णन मिलता है। हिंदी की बात करेंगे तो विसलदेव रासो, और अपभ्रंश की बात करेंगे तो नेमिनाथ चौपई। चलिए, विसलदेव रासो की रचयिता नरपति नाला, यह हमारा हो चुका है। अब बात करते हैं कि अगर ये जो हमारे रासो ग्रंथ है, रासो ग्रंथ में से एकमात्र ऐसा हमारे पास विसलदेव रासो का ग्रंथ है जिसमें जो है श्रृंगार रस का प्रयोग किया गया। वैसे तो पृथ्वीराज रासो में भी श्रृंगार रस का प्रयोग किया गया है, परंतु इसमें अगर प्रधान रस की बात करें पृथ्वीराज रासो में, तो प्रधान रस वीर रस है और श्रृंगार रस एक गौण रस है ना। परंतु प्रधान रस श्रृंगार रस सिर्फ और सिर्फ विसलदेव रासों में ही हमें मिलता है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किस रासो का मूल वर्ण विषय वीर रस न होकर श्रृंगार रस है? हमने कर लिया, विसलदेव रासो ये माना जाता है। राजमती से रूठकर विसलदेव कहाँ गया था? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब ये रूठकर का दूसरे ही खंड में, 4 खंड है इनके, तो दूसरे ही खंड में विसलदेव रासो रूठकर उड़ीसा चला गया था, ठीक है। कहाँ चला गया था? ये उड़ीसा चला गया था। अब यहाँ पे देखो हम करते हैं, विसलदेव रासो में राजा भोज परमार की पुत्री राजमती अजमेर के राजा विसलदेव तृतीय के विवाह वियोग पुनर्मिलन की कथा सरस शैली में प्रस्तुत की गई है। इसमें वर्णित है कि राजमती की बातों से रुष्ट होकर स्वाभिमानी राजा विसलदेव तृतीय, जो कि अब उड़ीसा चले गए थे, और 12 वर्ष, ठीक है, कितने 12 वर्ष तक राजमती उसके विरह में दुखी रहती है। वह राजभवन की दीवारों को कोसती हुई वन में रहने की कामना करती है। सामंती जीवन के प्रति गहरी अरुचि का सजीव चित्र इस काव्य में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रासो ग्रंथ को आल्हा खंड नाम से जाना जाता है? तो आल्हा खंड नाम से जाना जाता है जगनिक का जो परमाल रासो है। परमाल रासो को आल्हा खंड नाम से भी जाना जाता है। अब बात करते हैं आल्हा खंड की। जगनिक के परमाल रासो ग्रंथ को आल्हा खंड के नाम से जाना जाता है। इसमें जो है इसमें क्या है, महोबा, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, महोबा, वहाँ के वीर है आला और उदल, उनकी वीरता का वर्णन किया गया है। उत्तर प्रदेश के अवध और मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड की सर्वाधिक लोकप्रिय वीर गाथा है। 1865 में, देखो इम्पॉर्टेंट है ये कि 1865 में तत्कालीन जो हमारे पास ये गवर्नर थे चार्ल्स इलियट, गवर्नर नहीं बोल सकते हम इसको, तत्कालीन न्यायाधीश या कुछ भी हम इसे कह सकते हैं कि ये चार्ल्स, उस टाइम पे जो हमारे पास थे चार्ल्स इलियट,
1965 में उन्होंने क्या किया है, आलाखंड का प्रकाशन करवाया था। तो आलाखंड का प्रकाशन चार्ल्स इलियट ने करवाया था 1965 में। वह मौखिक परंपरा पर ही आधारित है। इसी प्रति के आधार पर डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने परमाल रासों का पाठ निर्धारण किया। परमाल रासों का पाठ श्याम सुंदर दास ने निर्धारण किया और चार्ल्स आलाखंड को चार्ल्स इलियट ने प्रकाशित करवाया। उसे नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित करवाया श्याम सुंदर दास ने परमाल रासों नाम से। ठीक है, इसी प्रति के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में आलाखंड के नाम से कौन सा काव्य प्रचलित है? तो आलाखंड के नाम से है परमाल रासो। आला और उदल के चरित्र वीर गीतात्मक काव्य के रूप में रचने वाले कवि थे, जगनिक थे। आलाखंड नामक काव्य ग्रंथ का दूसरा नाम है परमाल रासो। आलाखंड का दूसरा नाम परमाल रासो हो गया। सेम क्वेश्चंस आ रहे हैं यहाँ पे बार बार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि 12 बरिस ले कुकर जीवे ओ 13 ले जिए सियार, बरिस 18 छतरी जिए आगे जीवन को धिक्कार। ठीक है, तो ये जो है ये पंक्ति ये हमारे किसकी है? ये जो है जगनिक द्वारा रचित आलाखंड या फिर परमाल रासो से ली गई है। क्या है ये? 12 बरिस ले कुकर जिए और 13 ले जिए सियार, बरिस 18 छतरी जिए आगे जीवन को धिक्कार। चलिए, जो है ये परमाल रासो से ली गई ये पंक्ति और आला और उदल नामक 2 वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाइयों का इसमें वर्णन है। इसमें वीर भावना का जितना प्रौढ़ रूप मिलता है उतना अत्यंत दुर्लभ है। युद्धों के अत्यंत प्रभावशाली वर्णनों की इस काव्य में भरमार है। इसकी रचना लोक गाथा के रूप में न होकर शुद्ध काव्य के रूप में हुई है। यह आल्ह विधा है। ठीक है, ये अगर हमसे विधा पूछिए इसमें तो आल्ह विधा में नाम से ही इसमें ज्ञात हो जाएगा। वीरगाथा काल के प्रसिद्ध प्रबंध काव्य का क्या नाम है? तो प्रसिद्ध प्रबंध काव्य हमें पता है ये वीरगाथा काल आदिकाल को कहते हैं। पृथ्वीराज रासो आदिकाल से संबंधित है, जबकि पद्मावत जो है जायसी की बहुत ही महत्वपूर्ण कृति है, अवधी भाषा में रचित। और कामायनी तो हमारे जयशंकर प्रसाद की एक महाकाव्य है जो कि 15 सर्गों में विभक्त है। ये आधुनिक काल का महाकाव्य है। अब बात करते हैं रामचरितमानस। तो तुलसीदास जी का ये महाकाव्य ये भी हमें पता है भक्ति काल से संबंधित है। वीरगाथा काल का प्रसिद्ध प्रबंध काव्य पृथ्वीराज रासो, जिसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम महाकाव्य तथा इसके रचयिता चंद्रवरदाई को हिंदी का प्रथम महाकवि माना है। पृथ्वीराज रासो के 4 संस्मरण हैं। ठीक है, इसके कितने संस्करण हैं? 4 संस्करण हैं। सबसे बड़ा संस्करण का प्रकाशन नागरी प्रचारणी सभा काशी से हुआ। इसकी हस्तलिखित प्रतियां उदयपुर के संग्रहालय में सुरक्षित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि इसकी हस्तलिखित कृतियां, ठीक है, प्रतियां उदयपुर के संग्रहालय में सुरक्षित है। उदयपुर के संग्रहालय में किसकी प्रतियां सुरक्षित है अभी भी? तो वो पृथ्वीराज रासो की है। नेक्स्ट है, सभा ने 1585 ईस्वी में लिखित प्रति के आधार पर रासो का संपादन भी किया था, नागरी प्रचारणी सभा ने। ठीक है, अब बात करते हैं इस संस्करण में 69 समय, यानी कि इसमें अगर पूछा जाएगा पृथ्वीराज रासो में सर्गों को क्या कहा जाता है, ठीक है, या खंडों को क्या कहा जाता है? सर्गों को इसमें समय कहा गया। ये प्रश्न आया हुआ है कि पृथ्वीराज रासो को सर्गों के जो सर्ग है उसमें क्या कहा गया है उन सर्गों को? तो 60 समय कहा गया है। ठीक है, तो कितने समय है इसमें या कितने सर्ग है या कितने खंड है इसमें? 69 समय खंड या सर्ग है इसमें। ठीक है, मेन आएगा तो समय माना जाता है। और 16,306 छंद है। ठीक है, कितने छंद है? 16,306 छंद है इसमें और 68 प्रकार के छंद पाए गए हैं इसमें। द्वितीय रूप में उपलब्ध पृथ्वीराज रासो 7,000 छंदों का काव्य माना जाता है। जो द्वितीय इसका संस्करण था उसमें 7,000 छंद है। इसका प्रकाशन नहीं हुआ, किंतु अबोहर एवं बीकानेर में इसकी प्रतियां। अब देखो, पूछा जाएगा अगर, वैसे तो ये बहुत डीप है कि पृथ्वीराज रासो के जो दूसरा संस्करण है उसकी प्रतियां कहाँ पर सुरक्षित है? वो होगा हमारा अबोहर और बीकानेर में। ठीक है, और ये क्या है? 17वीं शताब्दी
या ईस्वी में लिखी गई है, जो ये दूसरा संस्करण है। तीसरा लघु संस्करण जो है सिर्फ 3500 छंदों का है, जिसमें 19 समय यानी कि खंड है। तीसरा जो संस्करण था उसमें 3500 छंद है, जिसे क्या कहा जाता है, लघु संस्करण भी कहा जाता है। और इसमें कितने हैं, 19 समय हैं। ठीक है, 19 समय हैं। इस संस्करण की हस्तलिखित प्रतियां भी बीकानेर में ही सुरक्षित है। और चौथा संस्करण सबसे छोटा संस्करण है, चौथा और अंतिम इनके 4 संस्करण हैं, जिसमें केवल 1300 छंद है। इसी को डॉक्टर दशरथ शर्मा, ये इंपॉर्टेंट लाइन आ गई है यहाँ पर कि जो चौथा संस्करण था पृथ्वीराज रासो का, उसे जो है डॉक्टर दशरथ शर्मा ने क्या किया है, सहित और भी कुछ विद्वान थे, उसे ही मूल रासो मानते हैं। ठीक है, चंद्रवरदाई महाराज पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। इनकी भाषा को भाषा शास्त्रियों ने पिंगल कहा है। ठीक है, पिंगल कहा है किसकी भाषा को, इनकी पृथ्वीराज रासो की बयानी की चंद्रवरदाई की भाषा को। और इसमें महाराज पृथ्वीराज व उनकी प्रेमिका संयोगिता, अब देखो पृथ्वीराज की प्रेमिका कौन थी, संयोगिता। ठीक है, के परिणय और युद्ध का वर्णन किया गया है। चंद्रवरदाई पृथ्वीराज रासो के राजकवि ही नहीं, उनके सखा और सामंत भी थे तथा षड भाषा, इंपॉर्टेंट है, षड भाषा, व्याकरण, काव्य साहित्य, शास्त्र, छंद शास्त्र, ज्योतिष, पुराण, नाटक आदि अनेक विधाओं में पारंगत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो महाकाव्य के रचयिता चंद्रवरदाई जी को माना जाता है। अब बात करते हैं, हिंदी का प्रथम महाकाव्य किस रचना को माना जाता है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है पृथ्वीराज रासो को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची में हमने इसमें मिलान करना है। ठीक है, विसलदेव रासो किसका है, नरपति नाल्हा पृथ्वीराज रासो है, चंद्रवरदाई परमाल रासो है, जगनिक खुमान रासो है, दलपति विजय है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुमान रासो के रचयिता कौन है, तो खुमान रासो के जो रचयिता है वो है दलपति विजय। आदिकालीन हिंदी काव्यधारा में उपलब्ध नहीं है। देखो, आदिकाल में जैन साहित्य उपलब्ध है, सिद्ध साहित्य उपलब्ध है, नाथ साहित्य भी उपलब्ध है, जबकि सिख साहित्य उपलब्ध नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवत 1050 से 1375 की कालावधि में लिखे गए हिंदी साहित्य का वीर गाथा काल के रूप में नामकरण किसने किया, तो ये वीर गाथा काल हमें पता है कि ये कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य के आदिकाल को किसी समय सीमा, शुक्ल के अनुसार है। ठीक है, अगर हम विक्रमी संवत की बात करें तो ये आता है 1050 से 1375। निम्नलिखित में से कौन वीरगाथा काल की रचना नहीं है, इसमें नहीं पूछी गई है। ठीक है, तो यानी कि वीरगाथा काल मतलब आदिकाल, तो हमने इस तरीके से लिखना है। तो संदेश रासक है, आलह खंड भी है, जयमयंक जस चंद्रिका भी है, भक्तमाल नहीं है, ये भक्ति काल की ही रचना है। ये जो है, जो नाबादास है, नाबादास ने ही भक्तमाल की रचना की है और ये एक भक्ति काल के कवि हैं। और देखो यहाँ पर है, प्रियदास की भक्तमाल की टीका 1712 ईस्वी में लिखी गई है। प्रियदास ने भक्तमाल, जो नाबादास की भक्तमाल रचना है, उसका टीका लिखी है, कितने में, 1712 ईस्वी में लिखी है। और भक्तमाल में 200 कवियों का तथा 316 छप्पे छंद है इसमें। अब बात करते हैं, 300 छप्पियों में वर्णित है, 316 छप्पियों में वर्णित है। और भक्तमाल में तुलसीदास जी को भक्तमाल का सुमेरु भी कहा गया है। और संदेश रासक अब्दुल रहमान की रचना है, जयमयंक जस चंद्रिका मधुकर भट्ट की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कवि आदिकाल का नहीं है, तो आदिकाल का हमें लग गया है पता कि नाबादास नहीं है, ये भक्ति काल के कवि है। आदिकाल की इनमें से कौन सी रचना आदिकाल की है। ठीक है, आदिकाल की रचना इनमें से कौन सी, विद्यापति पदावली, ये सारी की हमारे भक्ति काल में आ जाती है। अब बात करते हैं, चलो ये पढ़ लेते हैं। पदावली आदिकाल की रचना है, जो विद्यापति द्वारा रचित कृष्ण भक्ति श्रृंगार से पूर्ण है। इसमें राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का वर्णन मिलता है। सूरसागर विजय भ्रमर गीत भक्ति काल की रचना है। आदिकाल साहित्य का प्रमुख रस कौन सा था, तो वीर रस प्रमुख रस था। ठीक है, अगर बात करेंगे तो इसमें आदिकाल साहित्य में मेनली कवि क्या करते थे, अपने राजाओं का
अपने राजाओं के जो आश्रय में रहते थे तो अपने राजाओं की वीरता का वर्णन करते थे, युद्धों का सजीव वर्णन करते थे। तो इसमें जो मेन बात हम करेंगे तो मेन प्रमुख रस की बात करेंगे तो प्रमुख रस हमारे पास इसमें वीर रस ही आ जाएगा। चलो हम इसमें पढ़ लेते हैं, इसमें ये थोड़ा बहुत है यहाँ पे, इसकी व्याख्या हम पढ़ लेते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल का नाम वीरगाथा काल रखा था। इसका नामकरण का आधार स्पष्ट करते हुए वे लिखते हैं कि आदिकाल की इस दीर्घ परंपरा के बीच प्रथम 150 वर्षों के भीतर तो रचना की किसी विशेष प्रवृत्ति का निश्चय नहीं होता। धर्म, नीति, श्रृंगार, वीर सब प्रकार की रचनाएं दोहों में मिलती है। राजाश्रित कवि अपने आश्रयदाता राजाओं के पराक्रमपूर्ण गाथाओं का वर्णन करते थे। इस काल की प्रधान प्रवृत्ति वीरता की थी, अर्थात इस काल में वीर गाथात्मक ग्रंथों की प्रधानता रही है। विद्यापति ने कुल कितने ग्रंथों की रचना की है? तो विद्यापति ने कुल 14 ग्रंथों की रचना की है। तो विद्यापति की अधिकांश रचनाएं संस्कृत एवं अवहट में हैं। कीर्तिलता और कीर्ति पताका इनकी अवहट रचनाएं हैं। इनकी तीसरी रचना है पदावली। पदावली के आधार पर ही इन्हें क्या कहा जाता है? मैथिल कोकिल भी कहा जाता है। जिसकी भाषा ब्रज भाषा मिश्रित मैथिली है। ठीक है, मैथिली भाषा में रचित है। इसमें इनमें जो है कीर्तिलता अभी तक देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमारे पास विद्यापति है, विद्यापति की रचना जो कीर्ति पताका रचना है, ठीक है, वो अभी तक प्रकाशित ही नहीं हुई है, कीर्ति पताका। अब बात करते हैं कीर्तिलता ऐतिहासिक महत्व का छोटा सा प्रबंध काव्य है। ठीक है, कीर्तिलता एक प्रबंध काव्य है। इसकी भाषा क्या है? अवहट है। विद्यापति ने इसे कहानी भी कहा है। किसको कहा है? कीर्तिलता को कहानी कहा है। इसकी भाषा अवहट है। अब बात करते हैं पदावली विद्यापति के यश का आधार है। विद्यापति के यश के आधार कौन सी रचना है? उनकी रचना पदावली है। इनकी अन्य रचनाएं भू परिक्रमा, पुरुष परीक्षा, लिखनावली, शैव सर्वस्व सार, गंगा वाक्यावली, दान वाक्यावली, दुर्गा भक्ति तरंगिणी, विभाग सार, वर्ष कृत्य और गया पतन। ठीक है, और गोरक्ष विजय इनका जो प्रसिद्ध नाटक भी है। इस प्रकार इनके कुल ग्रंथों की संख्या कितनी? 14 हो जाती है। विद्यापति के पद किस भाषा में रचित है? तो विद्यापति के जो पद है वो मैथिल भाषा में रचित है। पदावली जो इनकी थी। विद्यापति की कौन सी रचना अभी तक संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुई है? तो कीर्ति पताका अभी तक संपादित नहीं हुई है, प्रकाशित नहीं हुई है। किस रचना के आधार मैथिल कोकिल कहा था? तो पदावली के आधार पर कहा गया है। ठीक है, मैथिल कोकिल पदावली के आधार पर कहा गया। और जो ये मैथिली भाषा में जो रचित है ये पदावली, और इसमें क्या है? विद्यापति के पद जो अधिकतर किसमें है? श्रृंगार के ही है। ठीक है, जिसमें नायक और नायिका कौन है? राधा कृष्ण है। ओके गाइस, अब बात करते हैं देसिल बैना सब्जन मिठा। ये किस में लिखी गई है? ये अवध भाषा में लिखी गई है। और किसकी है? ये विद्यापति ने लिखा है। ये कौन सी इस रचना में? कीर्तिलता में लिखा हुआ है ये। ठीक है, आगे बात करते हैं अपना देश या अपना इसका जो अर्थ है, देखो देसिल बैना सब्जन मिठा, इसका जो अर्थ है वो है अपना देश या अपनी भाषा सबको मीठी लगती है, यही जानकर मैंने इसकी रचना की है। कवि कोकिल। विद्यापति का पूरा नाम विद्यापति ठाकुर था। तो ये जो रचना है देसिल बैना सब्जन मिठा, ये जो है विद्यापति की रचना सॉरी पंक्ति है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा। इनमें से कौन सा कवि अभिनव जयदेव की उपाधि से विभूषित है? तो अभिनव जयदेव की उपाधि किसे मिली थी? वो मिली थी हमारे विद्यापति जी को। और भी बहुत सारी उपाधियों से अभिहित किया गया है इसको, जैसे कि नवशेखर। और देखो हम आगे बढ़ते हैं। विद्यापति ने ओइनवार राजवंश के विभिन्न आश्रयदाताओं के संरक्षण में गीत रचे थे। ठीक है, इनके जो गीतों का भाव था वैशिष्ट एवं माधुर्य गुण से प्रभावित था। अब जो हमारे महाराज शिव सिंह थे, उन्होंने विद्यापति को अभिनव जयदेव की उपाधि दी थी। ठीक है, अब बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा नाथपंथी साधकों में शामिल नहीं है? नाथपंथी जो साधक है उनमें शामिल नहीं है। कड़हप्पा, हमें पता ही, सरहप्पा, सॉरी, ये जो है सिद्धों में शामिल थे। नाथशाही में
जिन कवियों का योगदान दिया था, चौरंगीनाथ, गोपीनाथ, चुणकरनाथ, भरथरी और जलिंद्रिपावा, ये जो है नाथ थे। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से किसका संबंध सिद्ध साहित्य से नहीं है। तो सिद्ध साहित्य से संबंध नहीं है, गोपीचंद का नहीं है, इसका संबंध नाथ साहित्य से है। सरप्पा का संबंध सिद्ध साहित्य से माना जाता है। नाथ पंथ के प्रणेता कौन है। तो नाथ प्रणेता की अगर हम बात करते हैं तो अगर हम बात देखो, अगर हम नाथ पंथ के प्रवर्तक पूछे जाएंगे तो गोरखनाथ ही हमारे पास आएंगे। जो ये आदिनाथ है, इनको जो है जालंधर नाथ को भी आदिनाथ कहा जाता है। तो सिद्धों से जो अपनी परंपरा जिसने अलग की थी वो हमारे आदिनाथ यानी कि जालंधर नाथ हुए, और सिद्धों से जो अपना पंथ अलग किया था वो हमारे गोरखनाथ ने किया था। तो नाथ पंथ के अगर हम बात करते हैं तो वो गोरखनाथ प्रवर्तक आ जाएंगे। अगर प्रणेता की बात करेंगे तो वो आदिनाथ यानी कि जालंधर नाथ भी जालंधर नाथ इन्हें क्या कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है गोरखनाथ के गुरु का नाम बताए। तो मत्स्येंद्र नाथ जो है गोरखनाथ के गुरु का नाम है। नाथ संप्रदाय में हठ योग का अर्थ क्या होता है। तो इसमें जो है ह का अर्थ सूर्य और ठ का अर्थ चंद्र, दोनों का योग होता है। ठीक है, ह का अर्थ है सूर्य और ठ का अर्थ है चंद्र। और गोरखनाथ ने ही षट चक्रों वाला योग मार्ग हिंदी साहित्य में चलाया था। सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व है। सिद्धों की साधना में जो शून्य का पूरक तत्व माना जाता है वो वज्र को माना जाता है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तांत्रिक सिद्धों का मूल आधार लोक तांत्रिक एवं भौतिकतावादी था, किंतु सामंतीय व्यवस्था की सत्ताधारी विचारधारा ने उनको भी अपनी कालाग्नि में लपेट लिया, और वे भी पंच महाभूतों की समस्त भव संसार यानी कि का बीज मान एवं काया से मन की उत्पत्ति मानने के बजाय चित्त को ही भव तथा निर्माण का बीज मानकर चिंत कारणवादी बन बैठे। इंद्रियों तथा उनके विषयों को जो उन्होंने पंचभूतों पर आश्रित रखा, उनकी छठी इंद्रियां अर्थात मन के केंद्र से वे उलटकर अर्ध अध्यात्मवादी और दिग्भ्रांतिक लोकयतवादी हो गए। इस प्रतिस्थापन का सूक्ष्म केंद्र मन हुआ। मन का आदि रूप, चलो ये हो गया, इतना इसमें तो इम्पोर्टेंट नहीं आ रहा है। ठीक है, चलो सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को कहा जाता है। तो जो सिद्ध कवियों ने की जो भाषा थी वो थी संध्या भाषा। मुनि दत्त और अदय वज्र या उदय वज्र भी कहा जाता है कहीं, अदय वज्र या वो मुनि दत्त, इन्होंने क्या किया है, सिद्धों की भाषा को संध्या भाषा कहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलो इसकी व्याख्या भी हम देख ही लेते हैं कि सिद्ध कवियों के द्वारा प्रयुक्त भाषा को संध्या भाषा कहा जाता है। संध्या भाषा शैली की रचना, संध्या भाषा वस्तुतः अंत साधनात्मक अनुभूतियों का संकेत करने वाली प्रतीक भाषा है। इस भाषा शैली का उपयोग नाथों ने भी किया था। अब आगे बात करते हैं निम्नलिखित में से सिद्ध साहित्यों के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है। सिद्ध साहित्य में कौन सा कथन, सिद्ध साहित्य का झुकाव सहज साधना की ओर बिल्कुल था। सिद्ध साहित्य के प्रथम कवि सरप्पा है, बिल्कुल है। सिद्ध साहित्य की रचना चर्यापदों एवं दोहों में की गई, बिल्कुल है। सिद्ध साहित्य का वर्णन पिंगल भाषा, बिल्कुल नहीं, इनका था संध्या भाषा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा ये आज का हमारा अंतिम प्रश्न था। ये हमारे आदिकाल के सारे प्रश्न इसमें समाप्त हो चुके हैं। अब कल से हम जो करेंगे, कल से हम क्या करेंगे, भक्ति काल के क्वेश्चंस हम शुरू करेंगे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आगे हमारी जो ये सीरीज़ है, आज ये पार्ट 3 है, कल पार्ट 4 आ जाएगा। तो फिर हमसे जुड़ते रहिए। धन्यवाद।